नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद उपाध्याय भारत के सबसे बड़े ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी मित्रों का हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आपको मेरी शैक्षणिक योग्यता के विषय में जानकारी देता हूं। मैंने दोस्तों बीएससी किया हुआ है सीबीजेड से। मेरा एमएससी बॉटनी से है दोस्तों। साथ ही मैंने एमए हिंदी में एमए किया हुआ है दोस्तों। मैंने बैचलर ऑफ एजुकेशन में डिग्री ले रखी है दोस्तों। अब तक मुझे 7 सालों का ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाने का अनुभव है दोस्तों। और इन 7 वर्षों में 3,500 से अधिक विद्यार्थी मुझसे जुड़ करके मेरे मार्गदर्शन में अपनी सफलता को अर्जित कर चुके हैं। यदि आप भी अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं दोस्तों, तो आज ही अनअकैडमी ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करें दोस्तों। अनअकैडमी को लाइक करें, अनअकैडमी को शेयर करें, साथ ही मेरा सब्सक्रिप्शन भी लें दोस्तों और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। अनअकैडमी का जो लेट्स क्रैक एमपीपीएससी एंड व्यापम जो एक मंत्र चल रहा है, ये कार्यक्रम, इसके तहत अनअकैडमी आपको डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराती है दोस्तों। यहाँ आप अपने एजुकेटर से सीधी लाइव जुड़ सकते हैं दोस्तों और अपनी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही अनअकैडमी में आपको लाइव टेस्ट एवं क्विज सॉल्व करने की सुविधा भी है दोस्तों। और अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने भारत की सर्वश्रेष्ठ शिक्षक फैकल्टीज को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया है दोस्तों। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि भारत की जो टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं, भारत के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स अब आपको एक ही ऐप पर, एक ही स्थान पर मिल जाएंगे दोस्तों। आपकी तैयारी कराने के लिए ये तत्पर हैं दोस्तों। बस आपको करना इतना है कि आपको अनअकैडमी को दोस्तों ज्वाइन करना है। अनअकैडमी ज्वाइन करना बड़ा सरल है दोस्तों। आप अपने फ़ोन में केवल एक ऐप इंस्टॉल कर लीजिए दोस्तों और अनअकैडमी का एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। फिर आपकी सफलता कहीं नहीं जाने वाली दोस्तों। केवल आपको हमारे बताए गए मार्गदर्शन के अनुसार मेहनत करनी है। मैं आपको दावा करता हूं दोस्तों, आपकी सफलता अवश्यंभावी है, आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी। मैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के विषय में बात करूं तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपको न केवल कोचिंग क्लास की भारी भरकम फीस से बचा देगा दोस्तों, एवं जो कोचिंग क्लास जाने के लिए हमें भागा दौड़ी करनी पड़ती है, इस भाग दौड़ से भी आपको अनअकैडमी राहत देने वाला है दोस्तों। साथ ही कोरोना का जो हर्डल चल रहा है इस समय, क्राउड में जाकर के बैठना मेरे हिसाब से सेफ नहीं है दोस्तों। इसलिए आप अनअकैडमी का 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लें। मेरे हिसाब से आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, क्योंकि एक साल का सब्सक्रिप्शन 7,000 रुपयों का है, तो वहीं 2 साल का सब्सक्रिप्शन केवल 8,400 रुपये का है दोस्तों। बड़ा छोटे से सब्सक्रिप्शन में यदि आपको भारत की टॉप मोस्ट एजुकेटर्स फैकल्टी से पढ़ने का अवसर मिल रहा है, घर बैठे जहां बैठे हैं वहां आप अनअकैडमी के एजुकेटर से जुड़ पा रहे हैं, तो हमारे हिसाब से इससे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए और दूसरी कहीं नहीं मिलने वाली है। यदि इसके ऊपर भी आपको डिस्काउंट चाहिए है तो आपकी स्क्रीन पर एक रेफरल कोड आपको फ्लैश हो रहा है दोस्तों। इस रेफरल कोड को AUP10 जो लिखा हुआ है दोस्तों, यदि आप इसको लिख देते हैं, है ना, तो सब्सक्रिप्शन लेते समय इस कोड से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों। तो वहाँ 1 साल का सब्सक्रिप्शन केवल 6,300 रुपये में मिल जाएगा और 2 सालों का सब्सक्रिप्शन 7,560 रुपये में मिल जाएगा। 2 साल तक आप भारत की टॉप मोस्ट एजुकेटर्स के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी कर पाएंगे दोस्तों। यहाँ एक मेजर डिफरेंस मैं बताना चाहूँगा कि आप ऑफलाइन क्लासेस में आपको एक टीचर कई विषय पढ़ाता है और हमारे अनअकैडमी पे आपको एक विषय पढ़ाने के लिए कई फैकल्टीज, बेस्ट फैकल्टीज मिल जाएंगी दोस्तों। वो अपने बेस्ट कंटेंट के साथ आपको तैयारी कराने के लिए तत्पर रहेंगी। तो आज हम अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन दोस्तों जरूर लें और सब्सक्रिप्शन लेते समय इस प्रोमो कोड को डालना मत भूलें और 10% का डिस्काउंट लें। प्रोमो कोड है AUP10 दोस्तों। और अगर आप ये प्रोमो कोड डाल देते हैं तो आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन केवल 7,560 रुपये में मिल जाता है। इसको डिवाइडेड बाय 24 करते हैं दोस्तों तो केवल 315 रुपये प्रति माह में, बड़ा, मान लो 315 रुपये प्रति माह में कहीं आपको किसी कोचिंग में, है ना,
बेस्ट क्लासेस अवेलेबल नहीं होंगी दोस्तों, पर अनअकैडमी ऐसा कराता है। तो आज ही अनअकैडमी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। आइए अपने विषय पे आते हैं। मैंने पहली क्लास में आपको हिंदी भाषा का विकास पढ़ा दिया था, उसी की आगे हम आगे चल रहे हैं। हिंदी भाषा के विकास के संबंध में मैंने आपसे चर्चा भी की थी कि हिंदी का जन्म जो है वो संस्कृत के जन्म से जुड़ा हुआ है। और यहाँ मैंने बताया था कि आज से 3500 वर्ष पूर्व हिंदी का इतिहास शुरू हो गया था, जब वैदिक संस्कृत आ गई थी। वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से पाली दोस्तों, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद जो है खड़ी बोली आई थी दोस्तों। खड़ी बोली प्राचीन हिंदी का भी एक स्वरूप है। तो खड़ी बोली से ही आधुनिक हिंदी का दोस्तों क्या हो गया था, जन्म। यही हिंदी की विकास गाथा थी। हिंदी स्वयं हिंदी भाषा का शब्द नहीं था, ये भी मैंने आपसे पिछली क्लास में आपको बताया था। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन 50 बार पूछा गया, महत्वपूर्ण है। आइए अब मैं आपसे निवेदन करता हूं, हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास। ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में कैसे विकास हुआ, यहां से आज हम क्लास को पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे मन में एक प्रश्न आएगा कि राष्ट्रभाषा क्या होती है दोस्तों, है ना। व्हाट इज नेशनल लैंग्वेज। राष्ट्रभाषा क्या है, तो राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा। एक संपूर्ण राष्ट्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा दोस्तों राष्ट्रभाषा होती है। हम सीधे शब्दों में कहें तो राष्ट्रभाषा जनभाषा होती है, या आम आदमी की भाषा होती है, या दूसरे शब्दों में कहें जो राष्ट्र में रह रहे लोग हैं उनकी भाषा ही राष्ट्रभाषा होती है। राष्ट्र में रहकर जो बोलने वाले, जिस भाषा को वो बोला करते हैं, वो उनकी राष्ट्रभाषा होती है। ठीक है, जो भाषा समस्त राष्ट्र में जन जन के विचार विनिमय का माध्यम हो। भाषा क्या होती है दोस्तों, मैंने पिछली कक्षा में भाषा की परिभाषा भी बताई थी आपको। विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं दोस्तों। जिस भाषा में आप थॉट एक्सप्रेस करते हैं, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, वो भाषा ही तो है। एक छोटा सा बच्चा होता है तो वो सांकेतिक भाषा में बात करता है, ठीक है ना। और फिर वो कुछ शब्द बोलना शुरू करता है, तो वो उसके विचार विनिमय का माध्यम है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रभाषा क्या होती है दोस्तों। राष्ट्रभाषा शब्द का शाब्दिक अर्थ है समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा, अर्थात आम जन की भाषा या जनभाषा। और जो भाषा समस्त राष्ट्र में जन जन के विचार विनिमय का माध्यम हो, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है दोस्तों। जन जन के विचार विनिमय का माध्यम हो, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। ध्यान रखिए दोस्तों, जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था दोस्तों, तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत को राष्ट्रभाषा की आवश्यकता पड़ी, और इस आवश्यकता को हिंदी ने पूरा किया दोस्तों। भारत के संदर्भ में राष्ट्रभाषा की पूर्ति की, आवश्यकता की पूर्ति का काम हिंदी ने किया दोस्तों। राष्ट्रभाषा के संबंध में एक बात ध्यान रखने वाली है। एक प्रश्न पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा शब्द संवैधानिक नहीं है, या निम्न में से कौन सा शब्द संविधान में वर्णित नहीं है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, अपने दिमाग में बिठा लीजिए। राष्ट्रभाषा शब्द संविधान में वर्णित नहीं है। कहीं भी संविधान में नेशनल लैंग्वेज वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया है दोस्तों। राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं है। ये बात हमारे हिसाब से आपके दिमाग में बैठ गई है, ध्यान रखिए। राष्ट्रभाषा कोई संवैधानिक शब्द नहीं होता है। नेशनल लैंग्वेज इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड। राष्ट्रभाषा संवैधानिक शब्द नहीं है, बल्कि यह प्रयोगात्मक, व्यवहारिक और जनमान्यता प्राप्त शब्द है। इन शब्दों को समझिए। प्रयोगात्मक का तात्पर्य है मित्रों, इसे प्रयोग किया जाता है, आम आदमी के व्यवहार में लाया जाता है दोस्तों, और इसे लोगों की मान्यता प्राप्त होती है, लोगों का इससे लगाव होता है दोस्तों। तो ध्यान रखना, राष्ट्रभाषा कोई संवैधानिक शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसा शब्द है, प्रयोगात्मक है, व्यवहारिक है, और साथ ही जनमान्यता प्राप्त है। राष्ट्रभाषा का प्रयोग क्षेत्र विस्तृत और देशव्यापी होता है दोस्तों। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चले जाइए, अटक से लेकर कटक तक चले जाइए, आपको राष्ट्रभाषा हिंदी का व्यवहार मिल जाएगा दोस्तों। तो राष्ट्रभाषा का प्रयोग क्षेत्र विस्तृत और देशव्यापी होता है, वाइडर होता है, और संपूर्ण देश में ये
फैला होता है। राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा होती है दोस्तों। ये पूरे राष्ट्र की कनेक्टिंग लैंग्वेज होती है राष्ट्रभाषा, सारे देश की संपर्क भाषा। और इसका व्यापक जनाधार होता है दोस्तों। व्यापक जनाधार से तात्पर्य क्या है? एक बड़ी जनसंख्या, एक राष्ट्र की बड़ी जनसंख्या ऐसे बोला करती है दोस्तों। अब मैं बात करूं, आपसे निवेदन करूं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में किन किन का योगदान है, किस किस ने अपना योगदान हिंदी को राष्ट्रभाषा के विकास के रूप में दिया। तो सबसे पहला योगदान हम देखते हैं अंग्रेजों का। हालांकि अंग्रेज भारत में व्यापारी बनकर आए थे और वो भारत से मुनाफा कमाना चाहते थे, और मुनाफा कमाने के लिए उन्हें व्यापार करना था। और व्यापार दोस्तों आम आदमी की भाषा में किया जा सकता है। जब तक सामने वाले को आपकी भाषा समझ में नहीं आएगी तब तक वह आपसे लेन देन नहीं करेगा दोस्तों। तो अंग्रेजों को लेन देन में बड़ी समस्या आ रही थी, व्यापार करने में बड़ी समस्या आ रही थी। तब अंग्रेजों ने भारत की नब्ज टटोली और उन्होंने भारत की धड़कती नब्ज में हिंदी को पाया। पूरे देश में हिंदी का व्यवहार था दोस्तों, इसलिए अंग्रेजों ने हिंदी के योगदान में अपना, हिंदी के विकास में अपना योगदान दे दिया। हालांकि अंग्रेजों को हिंदी से कोई प्रेम नहीं था, लेकिन उनके तो केवल और केवल लाभ कमाना था दोस्तों। लाभ कहाँ दिख रहा था? हिंदी में। तो उन्होंने देखा, पहला तथ्य पढ़ते हैं, क्या देखा? राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा होती है, ये बात अपन जानते ही थे। अब क्या हुआ? जनता को सरकार के बीच संबंध स्थापना करनी थी, या सरकार को जनता से इंटरेक्शन करना था, सरकार को जनता से संवाद स्थापित करना था। ठीक है, तो उसी क्रम में उनने देखा कि भाई उस समय की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी, राजकीय भाषा थी, वो आंग्ल भाषा थी, अंग्रेजी थी और फारसी थी। ये दोनों ही भाषाएं भारत के कुछ प्रतिशत या यूं कहें मुट्ठी भर लोग जानते थे, जो फारसी को जानेंगे और अंग्रेजी को जानेंगे। तो उनसे क्या, उनके उनके संवाद से पूरा देश चल जाएगा? संभव ही नहीं था। ठीक है, तो उन्हें बड़ी दिक्कतें आती थी संवाद स्थापित करने में। तब कंपनी ने क्या किया? तब कंपनी ने एक एक निर्णय लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक निर्णय लिया और कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। और कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज में अंग्रेजों ने हिंदुस्तानी विभाग खोला। ठीक है, ध्यान रखना, कहां स्थापना हुई है फोर्ट विलियम कॉलेज की? कोलकाता में। और कोलकाता में उन्होंने क्या किया दोस्तों? कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग खोला और अपने अधिकारियों को हिंदी की ट्रेनिंग दी, या यूं कहें कि अपने अधिकारियों को हिंदी सिखाने की व्यवस्था की। ठीक है, यहाँ के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर थे जिनका नाम था जॉन गिलक्राइस्ट महोदय। ये नाम याद रख लेना दोस्तों, आगे भी मिलेगा आपको। जॉन गिलक्राइस्ट महोदय यहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारियों को हिंदी की शिक्षा दिया दिया करते थे। और ये अंग्रेजी विभाग के, अंग्रेजी सॉरी हिंदी विभाग के प्रमुख भी थी फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में। कौन? जॉन गिलक्राइस्ट। इन्होंने हिंदी की योगदान में, हिंदी के विकास में वास्तविक योगदान दिया था। आचार्य, इसलिए इनको आचार्य भी कहा जाता, आचार्य जॉन गिलक्राइस्ट महोदय। ठीक है, आइए देखते हैं तो अंग्रेज, कुछ प्रमुख अंग्रेजों की यहाँ कोटेशन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते चार्ल्स मैटकॉफ का कोटेशन। सीटी मैटकॉफ ने 1806 ईस्वी में अपने शिक्षा गुरु जॉन गिलक्राइस्ट को लिखा। मैंने अभी आपको बताया शिक्षा गुरु कौन थे? जॉन गिलक्राइस्ट। ये कहाँ थे? फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में। तो सन 1806 में चार्ल्स मैटकॉफ ने अपने शिक्षा गुरु जॉन गिलक्राइस्ट को लिखा कि भारत के जिस भाग में भी मुझे काम करना पड़ा, चाहे वो कलकत्ता हो या लाहौर, कलकत्ता से लेकर लाहौर तक, और कुमाऊं से लेकर, पहाड़ों से लेकर नर्मदा तक। कुमाऊं मतलब एकदम ऊपरी, हिमालय का ऊपरी भाग, वहां से पहाड़ी क्षेत्रों में नर्मदा का अंचल तक आ जाइए। तो वहां तक मैंने क्या देखा? मैंने उस भाषा का आम व्यवहार देखा जिसकी शिक्षा आपने मुझे दी। किसकी शिक्षा दी दोस्तों? हिंदी की शिक्षा दी। किसने दी? जॉन गिलक्राइस्ट ने। किसको दी? चार्ल्स मैटकॉफ को। तो वही कह रहे हैं कि गुरुजी मैंने उसी भाषा का व्यवहार देखा जिसकी शिक्षा आपने मुझे दी है दोस्तों। तो ये किसका कोटेशन था? चार्ल्स मैटकॉफ का। इन्होंने भी योगदान दिया हिंदी में। आइए आगे चलते हैं, है ना। अंग्रेजों में दूसरे व्यक्ति थे टॉमस रोबक महोदय। 1807 ईस्वी में लिखते हैं
जैसे इंग्लैंड जाने वाले को लैटिन सेक्शन या फ्रेंच के बदले अंग्रेजी सीखनी चाहिए। मतलब वो ये कहना चाह रहा है थॉमस रो महोदय कि अगर आपको इंग्लैंड जाना है तो अंग्रेजी सीखना आवश्यक है। वहां ना तो लैटिन भाषा चलेगी, ना फ्रेंच चलेगी, ना सेक्शन चलेगी, वहां अंग्रेजी चलेगी। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर आपको भारत जाना है तो ना तो अरबी सीखिए, ना फारसी सीखिए, ना संस्कृत सीख लिए, केवल एक भाषा सीखनी है आपको। वो कौन सी है? हिंदुस्तानी, या सीधे शब्दों में कहें तो हिंदी सीख लीजिए साहब, और आप पूरे भारत में भ्रमण करके आ जाइए, आपको दिक्कत नहीं होगी। कथन किसका है? टॉमक रोबक महोदय का, टॉमस रोबक महोदय का, क्षमा करें, 1807 में लिखते हैं तो टॉमस रोबक महोदय। ठीक है, अगला कथन है दोस्तों विलियम कैरी महोदय का, 1816 ईस्वी में। आप लिखते हैं हिंदी किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं है दोस्तों, बल्कि यह तो सर्वत्र या पूरे देश में बोली जाने वाली भाषा है। ये महत्वपूर्ण है, ये कथन कई बार पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, है ना। ध्यान रखिए, एसआई वगैरह की परीक्षा के लिए भी ये महत्वपूर्ण है कि ये कथन किसका है। तो ये कथन विलियम कैरी का है, 1816 ईस्वी में। आप लिखते हैं कि हिंदी किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं है, बल्कि यह देश में सर्वत्र बोली जाने वाली भाषा है। ध्यान रखना, पूरे भारत में बोली जाने वाली भाषा है। अगला कोटेशन है दोस्तों जॉर्ज गियर्सन का, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको तो बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। इन्होंने हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा कहा है। फिर से सुने, जॉर्ज गियर्सन ने हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा कहा है, ग्रेट लिंगुआ फ्रैंका कहा है इन्होंने। जॉर्ज गियर्सन ने हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा कह दिया है। अगला योगदान दोस्तों देखते हैं अंग्रेजों के बाद, धर्म एवं समाज सुधारकों का योगदान। बिल्कुल ये महत्वपूर्ण है। किसी देश का समाज कितना उन्नत होगा, किसी देश की जनता कितनी उन्नत होगी, ये उस देश के समाज सुधारकों और धर्म प्रेमियों पर निर्भर करता है दोस्तों। किसी देश की समाज की उन्नति वहां के समाज के मुख्य सुधारकों के ऊपर निर्भर करती है। तो भारत में भी समय समय पर प्रमुख धर्म एवं समाज सुधारक आते रहे हैं। उसी में पहला क्रम है दोस्तों ब्रह्म समाज का। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना, है ना। ये इसके संस्थापक जो थे दोस्तों राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय एक बड़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे, जो भारत की दृष्टिकोण से देखा जाए तो इनकी सोच बड़ी अग्रणीय थी। ठीक है, और राजा राम मोहन राय वास्तविकता में कोई राजा नहीं थे, अकबर द्वितीय ने इन्हें ये उपाधि दे दी थी। इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो वो अकबर द्वितीय ने दी थी दोस्तों। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय का कोटेशन है दोस्तों, कथन है, समग्र देश की एकता के लिए हिंदी आवश्यक है। ये आपको पढ़ लेना है दोस्तों, महत्वपूर्ण है, आप याद भी कर सकते हैं इसको कि समग्र देश की एकता के लिए, है ना, यूनिटी ऑफ पूरा जो राष्ट्र है, होल कंट्री, उसके लिए हिंदी अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि भाई हिंदी अनिवार्य कर दो, तो हिंदी से पूरा राष्ट्र क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, एकता में आ जाएगा, यूनिटी आ जाएगी। अगला है दोस्तों आर्य भाषा। वेदों की ओर लौटो, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया, और ये नारा किसने दिया था? अपन ने खूब पढ़ा है बचपन में, दयानंद सरस्वती को शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। दयानंद सरस्वती वह व्यक्ति थे जिन्होंने 1875 में दोस्तों आर्य समाज की स्थापना बंबई में की थी। और दयानंद सरस्वती गुजराती भाषी थे। ठीक है, ये गुजराती मूल के ब्राह्मण थे, है ना, और इन्हें संस्कृत और गुजराती का अच्छा ज्ञान था। हिंदी बहुत ज़्यादा नहीं आती थी दोस्तों इनको, लेकिन ठीक है, इन्होंने महात्मा बुद्ध का सिद्धांत अपनाया, आम आदमी की भाषा में आम आदमी की बात की, और अधिक लोगों को अपना ज्ञान पहुंचाया। तो इन्होंने देखा कि भैया अगर सभी तक अपना ज्ञान पहुंचाना है तो हिंदी जरूर सीखना पड़ेगी। तो इन्होंने स्वयं हिंदी सीखी भी, और जितना साहित्य आपने लिखा वो सारा हिंदी में लिखा दोस्तों। सारा धार्मिक साहित्य, नित्य कर्म पूजा प्रकाश जैसी कई पुस्तकें आपने लिखी थी दोस्तों, वो सारी पुस्तकों हिंदी में लिखा है।
तो दूसरा योगदान किसने दे दिया? आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी ने। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बंबई में हुई थी। ये भी प्रश्न मैं आपको एक दे चुका हूं। वेदों की ओर लौटो, ये नारा भी आपका ही था दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अरविंद दर्शन की बात करते हैं। ये मैं बात लेके चलता हूं आपको पौंडचेरी, और पौंडचेरी में आपको ऑरेविले आश्रम चलेंगे। ऑरेविला आश्रम जो है महर्षि अरविंदो का है, और महर्षि अरविंदो अरविंद दर्शन के प्रणेता भी हैं। तो अरविंद घोष की सलाह थी कि लोग अपनी अपनी मातृभाषा की रक्षा करते हुए सामान्य भाषा के रूप में हिंदी को ग्रहण करें दोस्तों। ये किसने कहा? ठीक है, महर्षि अरविंदो घोष ने कहा। ये अरविंद दर्शन के प्रणेता थे दोस्तों, और ये कहते हैं कि लोग अपनी अपनी मातृभाषा की रक्षा करते हुए सामान्य भाषा के रूप में हिंदी को ग्रहण करें। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई अपनी मातृभाषा को छोड़ो, उन्होंने कहा नहीं, मातृभाषा की भी रक्षा करनी है परंतु हिंदी को भी ग्रहण करना है। महर्षि अरविंदो एक बड़े क्रांतिकारी थे दोस्तों, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हमने पढ़ा है। ठीक है, एक संत भी थे तो दूसरा ऊपर बड़े क्रांतिकारी भी थे। अगली बात करते हैं हम थियोसॉफिकल सोसाइटी की संचालिका एनी बेसेंट महोदया की। ठीक है, श्रीमती एनी बेसेंट ने क्या कहा उनका कथन पढ़ लेते हैं। ठीक है, श्रीमती एनी बेसेंट का जो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में बनाने में क्या योगदान था इसे समझ लेते हैं। हिंदी जानने वाला आदमी संपूर्ण भारतवर्ष में यात्रा कर सकता है, क्योंकि उसे हर जगह हिंदी बोलने वाले लोग मिल सकते हैं। और श्रीमती एनी बेसेंट ने जो बात कही अब तक किसी ने नहीं कही थी, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। अगर ऐसा कर दिया जाता तो आज वास्तविकता में हिंदी की स्थिति कुछ और होती दोस्तों। उन्होंने कहा था कि भारत के सभी स्कूलों में हिंदी की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। उन्होंने कहा कंपलसरी क्या कर दीजिए दोस्तों, हिंदी को अनिवार्य कर दो सभी स्कूलों में। यदि बच्चे को शुरू से ही हिंदी की शिक्षा मिलना आरंभ हो जाएगी तो वो हिंदी को बोलना पढ़ना सीख जाएगा दोस्तों। इसी तरीके से पूरे भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार हो जाएगा। ये कहा था श्रीमती एनी बेसेंट ने, थियोसॉफिकल सोसाइटी की संचालिका थी आप। आइए अगला देखते हैं दोस्तों, है ना, पूरा एक समग्र देख लेते हैं। तो प्रार्थना सभा 1867 स्थापना हुई थी दोस्तों। संस्थापक थे आत्मारंग पांडुरंग, बड़ा अजीब सा नाम है इनका। ठीक है, आत्मारंग पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आप। ठीक है, सनातन धर्म सभा इसकी संस्थापना की थी पंडित दीनदयाल शर्मा ने 1895 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई। संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। इन सभी ने भी मिलकर के हिंदी के प्रचार प्रसार में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया दोस्तों। बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था सभी तीनों का। ठीक है, धर्म समाज सुधारकों के योगदान में भी अपन बात कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो आर्य समाज की भी बात मैंने आपसे की दोस्तों। ठीक है, प्रार्थना सभा की भी बात की। ठीक है, सभी ये जो धार्मिक माहौल की अगर हमने बात की, धार्मिक सुधारकों की बात की, इन सभी ने हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कांग्रेस के नेताओं की बात करते हैं। ठीक है, सन 1885 में सेफ्टी वॉल्व के सिद्धांत पर कांग्रेस की स्थापना हुई लॉर्ड डफरन के काल में। लॉर्ड डफरन के काल में एक अंग्रेज था ए ओ ह्यूम, एलन ऑक्टेन ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की। क्योंकि 1857 के विद्रोह के बाद, प्रथम स्वतंत्रता समर के बाद भारतीयों में जागरूकता आ गई थी। भारतीय अब स्वतंत्रता पाने के लिए छटपटा रहा था। ठीक है, तो ये जो जोश और उत्साह था, है ना, इस जोश और उत्साह के कारण अंग्रेज अपना शासन नहीं चला पा रहे थे। तो उन्होंने सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत के आधार पर, सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत क्या होता है दोस्तों, हम आपको विज्ञान जब पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे भौतिकी में कि सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत क्या होता है दोस्तों। तो सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत पर कांग्रेस की स्थापना की। ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती कर दी दोस्तों। ठीक है, वो सोच रहे थे कि हम कांग्रेस
को बीच में लाएंगे, सरकार की और जनता के। लेकिन कांग्रेस धीरे धीरे जागरूक हो गई और वह स्वयं स्वतंत्रता समर में कूद उठी। ठीक है, तो 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक है, कांग्रेस का संस्थापक भी पूछा जाता है दोस्तों, आपको याद हो गया नाम, ए ओ ह्यूम, एलन ऑक्टेन ह्यूम। ठीक है, 1885 में कांग्रेस का संस्थापक था। ठीक है, एक अंग्रेज था ये भी। जैसे जैसे कांग्रेस का राष्ट्रीय आंदोलन जोर पकड़ता गया, वैसे वैसे राष्ट्रीयता की भावना जागृत होती गई लोगों में। राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रभाषा के प्रति लोगों में प्रेम बढ़ता गया। ठीक है, ध्यान रखिए, कांग्रेस ने, है ना, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रभाषा को के प्रति लोगों में क्या किया, उत्साह पैदा करने का काम किया। और कांग्रेस में गरम दल के जो नेता थे, अब मैं बड़ा पसंद करता हूं तिलक को, कभी आप तिलक की जीवनी पढ़ लीजिए दोस्तों। एक ऐसे व्यक्तित्व, ठीक है, एक ऐसे व्यक्तित्व जिनकी मृत्यु पर पूरा महाराष्ट्र, केवल महाराष्ट्र ही नहीं पूरा भारत शोकग्रस्त हो गया था। कहते हैं बंबई कभी नहीं रुकी, और बंबई महात्मा गांधी के लिए या फिर तिलक के लिए रुक जाया करती थी, ये वही तिलक थे। ठीक है, जिनके जिनके एक लेख को पढ़ लेने से ही लोग क्रांतिकारी बन जाते थे दोस्तों। खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों ने तिलक का लेख पढ़ के ही क्या कर लिया था, क्रांति समर में कूद उठे थे दोस्तों। ठीक, इतना खतरनाक लिखते थे तिलक। ठीक है, 1917 ईस्वी में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा, यद्यपि मैं उन लोगों में से हूं जो चाहते हैं और जिनका विचार है कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है। मराठी माणूस थे आप, लेकिन हिंदी के प्रति इनका प्रेम बड़ा और समर्पण बड़ा सराहनीय था दोस्तों। कहते हैं, यद्यपि मैं उन लोगों में से हूं जो चाहते हैं और जिनका विचार है कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है और कोई नहीं हो सकती। तिलक ने भारतवासियों से आग्रह किया कि वो हिंदी सीखें। ठीक है, ये कथन है दोस्तों कांग्रेस के एक बड़े नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का। दोस्तों, कांग्रेस के नेताओं में महात्मा गांधी के पास चलते हैं। बापू ने भी हिंदी के लिए बहुत काम किया। महात्मा गांधी राष्ट्र के लिए राष्ट्रभाषा को नितांत आवश्यक मानते थे। ये सत्य है कि कोई भी राष्ट्र राष्ट्रभाषा के बिना गूंगा होता है। ये कथन गांधी जी का था। गांधी जी कहते हैं कि राष्ट्रभाषा राष्ट्र के लिए नितांत आवश्यक होती है दोस्तों, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा होता है। ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, यदि किसी देश की राष्ट्रभाषा, किसी देश में राष्ट्रभाषा नहीं होगी तो वह राष्ट्र के विचार विनिमय का साधन भी समाप्त हो जाएगा। गांधी जी ने हिंदी के प्रश्न को स्वराज का प्रश्न माना, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, जिस प्रकार भारतीयों के लिए स्वराज महत्वपूर्ण है दोस्तों, वैसे ही भारतीयों के लिए हिंदी भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और उनका कहना था कि हिंदी का प्रश्न स्वराज का प्रश्न है। मगर जब भी हिंदी की बात करो तो जिस प्रकार मैं स्वराज को लेकर अडिग हूं, वैसे हिंदी के लिए भी अडिग थे गांधी जी। वर्ष 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का इंदौर अधिवेशन हुआ। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इस पर प्रश्न पूछा जाता है। कांग्रेस ने अपने कामकाज के लिए हिंदी भाषा को कब चुना था, तो ध्यान रखना ये वही अधिवेशन है वर्ष 1918 का, जो हिंदी साहित्य सम्मेलन का इंदौर अधिवेशन था दोस्तों, जहां सभापति थे गांधी। और सभापति पद से भाषण देते हुए गांधी जी ने राष्ट्रभाषा का समर्थन किया और कहा कि मेरा यह मत है कि हिंदी ही हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी चाहिए। यहाँ मैं थोड़ी सी अपनी गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। वो कानपुर अधिवेशन था 1925 का, जहाँ कांग्रेस का कार्य हिंदी के लिए समर्पित किया गया था, या कांग्रेस के का जो काम के लिए हिंदी को चुना गया था। ठीक है, 1925 का कानपुर अधिवेशन था, क्षमा करें दोस्तों। वर्ष 1918 में यहाँ हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में सभापति पद से भाषण देते हुए गांधी जी ने राष्ट्रभाषा हिंदी का समर्थन किया था और कहा था, मेरा यह मत है कि हिंदी ही हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी ही चाहिए। क्योंकि गांधी जी आग्रही थे, सत्य का आग्रह करते थे, लेकिन यहां उन्होंने स्ट्रिक्ट रूप से कहा था कि मेरा यह मत है कि हिंदी ही हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी चाहिए। ध्यान रखना, गांधी जी के दो महत्वपूर्ण कोटेशन हैं जो प्रश्न पर पूछे गए हैं। पहला है दोस्तों, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है।
ये महत्वपूर्ण कोटेशन है, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी गांधी जी ने कहा था। और गांधी जी हिंदी के प्रश्न को स्वराज का प्रश्न मानते थे और हिंदी का प्रश्न स्वराज का प्रश्न था दोस्तों। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। वर्ष 1918 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में सभापति पद पर रहते हुए गांधी जी ने कहा था, मेरा यह मत है कि हिंदी ही हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी चाहिए। अब कांग्रेस के नेताओं की अगर आगे बात करें तो मैं महात्मा गांधी को याद करते हुए चलता हूं और देखता हूं कि गांधी जी ने दक्षिण भारत में भी क्या किया, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काम किया था दोस्तों। और ये प्रश्न भी पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अपने किस पुत्र को भेजा था दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो यहाँ आपको नाम याद रख लेना है दोस्तों। उनके पुत्र थे, छोटे पुत्र थे देवदास गांधी। ठीक है। दक्षिण में प्रथम हिंदी प्रचारक के रूप में, पहले हिंदी प्रचारक के रूप में गांधी जी ने अपने सबसे छोटे पुत्र देवदास गांधी को दक्षिण भेजा, मद्रास भेजा। और गांधी जी की प्रेरणा से मद्रास में 1927 ईस्वी में, और वर्धा महाराष्ट्र है ना, मद्रास का नया नाम चेन्नई हो गया है दोस्तों, मद्रास उस समय हुआ करता था। मद्रास और वर्धा जो महाराष्ट्र में आता है दोस्तों, 1936 ईस्वी में राष्ट्रभाषा प्रचार सभाएं स्थापित की गई हैं। ये गांधी जी की प्रेरणा से हुआ दोस्तों, गांधी जी की प्रेरणा से संभव हो पाया है। गांधी जी ने दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अपने छोटे पुत्र देवदास गांधी को भेजा। ये भी याद होगा कहाँ भेजा, दक्षिण में मद्रास में भेजा। और गांधी जी की प्रेरणा से मद्रास 1927 ईस्वी और वर्धा 1936 ईस्वी में क्या हुआ, राष्ट्रभाषा प्रचार सभाएं स्थापित की गई दोस्तों। वर्ष 1925 ईस्वी में कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन, जो वहां मुझसे गलती हुई थी यहाँ सुधार देता हूं दोस्तों, वर्ष 1925 ईस्वी में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में गांधी जी की प्रेरणा से यह प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक है। 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था दोस्तों कानपुर में। और 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन श्रवणबेलगोला कर्नाटक में हुआ था दोस्तों। बेलगाम बेलगाम श्रवणबेलगोला के पास बेलगाम आता है दोस्तों कर्नाटक, और यहाँ हुआ था बेलगाम में। और यहाँ गांधी जी अध्यक्ष बने थे। एक बार गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने, केवल एक बार, वो बेलगाम कर्नाटक में जो वहाँ कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1924 में। वास्तविकता में गांधी ने वही ठान ली थी कि हिंदी को अब कांग्रेस की भाषा बना देंगे, कांग्रेस के कामकाज की भाषा अब हिंदी कर देंगे। तो 1925 में फिर उन्होंने आग्रह किया और प्रस्ताव पारित किया कि काम करते हैं, कांग्रेस की महासमिति का, कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति का, और वहां पर सारा काम अब कायम करेंगे, अपन हिंदी भाषा में काम करेंगे। और ये प्रस्ताव 1925 में गांधी जी की प्रेरणा से कानपुर अधिवेशन जब हुआ कांग्रेस का, वहां संपन्न हो जाता है दोस्तों। तो मैं अगर ओवरऑल बात करूं तो गांधी जी ने भी हिंदी के विचार, बात करूं कि हिंदी के विकास में, हिंदी के प्रचार प्रसार में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया था दोस्तों। वर्ष 1927 में चलते हैं और चलते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तो आप कभी भूलेंगे नहीं, ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे दोस्तों, और भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे दोस्तों। ध्यान रखना है कि भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, पहले भारतीय मतलब जो यहीं के मूल थे। ठीक है। तो ध्यान रखना, माउंट बेटन के बाद गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी को बनाया था। ये दक्षिण भारतीय थे। तो दक्षिण भारतीयों को इन्होंने सलाह दी थी 1927 ईस्वी में और कहा था कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तो है ही, और यह जनतंत्रात्मक भारत में राजभाषा भी होगी। ठीक है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर होता है दोस्तों। ठीक है। मैंने राष्ट्रभाषा के विषय में बताया कि राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र की भाषा होती है, यह जनमान्यता प्राप्त होती है। पर राजभाषा राजकीय कार्यों की भाषा होती है, ऑफिशियल वर्क की भाषा होती है दोस्तों, जिसमें राजकीय कार्य किया जाता है, उस भाषा को राजभाषा कहा जाता है। और चक्रवर्ती गोपालाचारी कहते हैं कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तो है ही, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। यह जब गणतंत्र बनेगा भारत, जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा, तो भारत में राजभाषा भी कौन सी होगी, हिंदी होगी। वर्ष 1929 में भारत में एक बड़े नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, प्रांतीय ईर्षा द्वेष को दूर करने में जितनी सहायता इस हिंदी के प्रचार से मिलेगी, उतनी दूसरी किसी चीज से नहीं मिल सकती। ये थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा आपको, उसको मैं समझा देता हूं।
नेताजी क्या कहते, प्रांतीय ईर्ष्या क्या होती है, ये सभी में थोड़ा थोड़ा पाया जाता है। मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूं, तो मध्य प्रदेश के प्रति एक मेरा स्वैच्छिक लगाव होगा दोस्तों। ठीक है, मध्य प्रदेश में भी मैं बुंदेलखंड से आता हूं, तो बुंदेली के प्रति मेरा स्नेह और मेरा लगाव बनता ही है। ये क्षेत्रीयता की भावना भारत में प्रबल है, और इसी क्षेत्रीयता की भावना से राष्ट्रीयता में कमी आ जाती है दोस्तों, ये भी सत्य है। तो इसको समझ गए थे कौन, इसको नेताजी ने समझा और कहा कि हमें क्या करना चाहिए, प्रांतीय ईर्ष्या द्वेष को खत्म कर देना चाहिए। दक्षिण भारतीय कहेंगे नहीं साहब हम हिंदी को क्यों स्वीकार करें, तो उन्होंने कहा इसको समाप्त कर दो ना। ठीक है, और सभी व्यक्ति क्या करें, एक साथ मिलें, और एक साथ मिलकर क्या करें, उन्होंने कहा कि अपन हिंदी के प्रचार प्रसार में क्या कर दें, जुट जाएं, इससे एक दूसरे में एकता स्थापित हो जाएगी। तो एक कोटेशन याद रख लिया अपन ने, प्रांतीय ईर्ष्या द्वेष को दूर करने में जितनी सहायता इस हिंदी के प्रचार से मिलेगी, उतनी किसी दूसरी चीज से नहीं मिल सकती। उन्होंने कहा एक काम करिए, हिंदी को कंपलसरी कर दीजिए, राष्ट्रीय एकता में ये महत्वपूर्ण योगदान निभाएगी दोस्तों। अगला अगर चलते हैं अपन, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रभाषा आंदोलन से संबंधित व्यक्तित्व कौन कौन से हैं दोस्तों। राष्ट्रभाषा आंदोलन से संबंधित व्यक्तित्व की चर्चा करते हैं दोस्तों। तो राष्ट्रभाषा आंदोलन से संबंधित व्यक्तित्व हैं दोस्तों, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय बंगाल के बड़े नेता थे, बड़े व्यक्ति थे। दूसरे हैं दोस्तों केशव चंद्र सेन, और तीसरे हैं दोस्तों नवीन चंद्र रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सुभाष चंद्र बोस दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, शारदा चरण मित्र। ठीक है, ध्यान रखना है, शारदा चरण मित्र ने क्या कहा कि अखिल भारतीय लिपि के रूप में देवनागरी लिपि को का उपयोग किया जाए। ध्यान रखना है, ये अखिल भारतीय लिपि के रूप में देवनागरी लिपि के प्रथम प्रचारक थे। ठीक है, मैं लिपि भी आगे आपको बताऊंगा, व्हाट इज स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट क्या होती है दोस्तों। किसी भाषा को लिखने के लिए जिसमें हम लिखा करते हैं वो वास्तविकता में स्क्रिप्ट या लिपि होती है। ठीक है, किसी भाषा को लिखने के लिए आवश्यक जो ध्वनियां होती हैं, ध्वनि संकेत होते हैं, उन्हें लिपि कहा जाता है दोस्तों। और हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है दोस्तों, संस्कृत भाषा को भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है दोस्तों। इसके साथ ही मित्रों ध्यान रखना है, देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा नहीं लिखी जाती, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। तो देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं, हाँ सुन ही लो आप। एक तो हिंदी लिखी जाती है दोस्तों, दूसरी संस्कृत लिखी जाती है, और तीसरी मराठी भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मराठी भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, साथ ही नेपाली भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, नेपाली भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है दोस्तों। चार भाषाओं की लिपि देवनागरी है, हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली। आइए चलते हैं महाराष्ट्र, चलते हैं बंगाल के बाद। अच्छा, बंगाल एक महत्वपूर्ण है हिंदी भाषा के लिए। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है दोस्तों कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार किस राज्य से उदित हुआ था। ठीक है, तो किसी हिंदी भाषी राज्य से नहीं हुआ था। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार दोस्तों बंगाल राज्य से उदित हुआ था, और बंगाल में यही प्रमुख प्रमुख व्यक्तित्व थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का पुरजोर समर्थन किया था। राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, नवीन चंद्र राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, शारदा चरण मित्र, ये सभी हिंदी के लिए एकदम खड़े हो गए थे दोस्तों। आइए महाराष्ट्र चलते हैं, और महाराष्ट्र में तिलक के पास चलते हैं, लोकमान्य तिलक के पास चलते हैं, और डॉक्टर भंडारकर, ठीक है, बीडी सावरकर, बीडी विनायक दामोदर सावरकर ने हिंदी के लिए बड़ा काम किया दोस्तों। गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गांधी जी के राजनैतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गाडगिल, काका कालेलकर, इन सभी व्यक्ति जो महाराष्ट्र से आते थे, आप सभी ने हिंदी के लिए बहुत काम किया दोस्तों, और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए आंदोलन चलाया था। तो ये प्रमुख व्यक्ति अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों। पंजाब चलते हैं, और लाल बाल पाल की जोड़ी से लाला लाजपत राय को लेकर आते हैं दोस्तों। लाला लाजपत राय बड़े महत्वपूर्ण है, इनका एक कोटेशन भी पूछा जाता है, वो है ना, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी
अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगी दोस्तों। ठीक है, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाते समय अंग्रेजों ने इन्हें घायल कर दिया था और बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन दोस्तों इन्होंने एक कोटेशन बोला था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत की कील साबित होगी, और वो सत्य भी हुआ दोस्तों। ठीक है, बहुत समय नहीं लगा, 1927 के बाद 1947 में अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो ये वही लाला लाजपत राय थे और दूसरे थे श्रद्धाराम फिल्लौरी। ये दोनों व्यक्ति पंजाब से आते थे दोस्तों, और इन्होंने हिंदी के लिए बड़ा काम किया। गुजरात में दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, है ना, कन्हैया लाल मणिक लाल, ठीक है, मुंशी, इनको शॉर्ट फॉर्म इनका है के एम मुंशी साहब। ठीक है, और के एम मुंशी का एक कोटेशन है दोस्तों, यहाँ याद रख लें। ठीक है, कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना नहीं है, वह तो पहले से ही राष्ट्रभाषा है दोस्तों। ये कोटेशन किसका है, कथन किसका है, तो ये के एम मुंशी साहब का है, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी साहब का है। तो गुजरात से दयानंद सरस्वती हो जाते हैं, गांधी जी हो जाते हैं, वल्लभ भाई पटेल हो जाते हैं। ठीक है, और के एम मुंशी हो जाते हैं। दक्षिण भारत से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल टी विजय राघवाचार्य। ठीक है, और टी विजय राघवाचार्य का एक कोटेशन है दोस्तों कि हिंदुस्तान की सभी जीवित और प्रचलित भाषाओं में मुझे हिंदी ही राष्ट्रभाषा बनाने के लिए सबसे योग्य दिखाई पड़ती है दोस्तों। ध्यान रखना है, ये कथन किसका है दोस्तों, टी विजय राघवाचार्य का। ठीक है, सभी जीवित भाषाओं से तात्पर्य क्या है, जो अभी प्रचलन में है। ठीक है, उन सभी भाषाओं में उन्होंने कहा था राष्ट्रभाषा बनाने के लिए सबसे योग्य यदि कोई दिखाई पड़ती है तो वो कौन सी है, हिंदी। ये कथन था, है ना, टी विजय राघवाचार्य का। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अनंत सैनम अयंगर को पढ़ते हैं दोस्तों। अनंत सैनम अयंगर कहते हैं हिंदी ही उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने में समर्थ भाषा है। उन्होंने कहा था कि उत्तर और दक्षिण के मध्य जो बड़ी खाई है, इसको यदि पाटना है दोस्तों तो हिंदी को प्रचलन में ले आइए। ये कथन था अनंत सैनम आयंगर का। ठीक है, मदन मोहन मालवीय, ठीक है, मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, बीएचयू के संस्थापक जो हैं। ठीक है, इसका प्राचीन नाम शुरू में हुआ करता था बनारस यूनिवर्सिटी, बाद में काशी विश्वविद्यालय, अब नया नाम इसका हो गया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसके संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय, एम का क्यू, मदन मोहन मालवीय दोस्तों, ध्यान रखिए। मदन मोहन मालवीय ने दान की राशि को एकत्रित करते हुए इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम किया था। इन्होंने एक अभ्युदय नामक पत्रिका का भी संचालन किया था दोस्तों। ये बड़े बौद्धिक व्यक्ति थे। इनके संबंध में एक मुझे कहानी याद आती है दोस्तों। जब ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना रहे थे तो उसके लिए दान लेना था दोस्तों, और दान, भारत में दान के लिए घूम रहे थे। तो दान लेते लेते ये हैदराबाद के निज़ाम के पास पहुंचे और निज़ाम को उन्होंने बताया कि दोस्तों निज़ाम साहब, मैं एक विश्वविद्यालय बना रहा हूँ दोस्तों, तो मुझे कुछ धन की आवश्यकता है। ठीक है, निज़ाम ने कहा मेरे पास धन तो नहीं है, मेरे पास ये मेरी जूतियां हैं, अगर आप चाहें तो इसे ले जा सकते हैं। तो और कोई व्यक्ति होता तो गुस्सा हो जाता, पर वो बौद्धिक व्यक्ति थे साहब। ठीक है, उन्होंने निजाम की जूतियां ली और चौराहे पर खड़े होकर के नीलाम करना शुरू कर दिया। ये हैदराबाद के निजाम की जूती है, जो चाहे तो। हैदराबाद उस समय एक बड़ा पद हुआ करता था, हैदराबाद के निजाम का पद। ठीक है, तो जब लोगों की भीड़ जमा हो गई और ये बात जब हैदराबाद के निजाम की माँ को पता चला, तो कहते हैं कि 1 लाख रुपए देकर के उन्होंने ये जूतियां खरीद ली थी, और इसी तरीके से वो बनारस के निजाम के पास से भी 1 लाख रुपए लेकर आ गए थे दोस्तों। तो वो थे मदन मोहन मालवीय साहब। ठीक है, और पुरुषोत्तम दास टंडन, ये तो बड़ा महत्वपूर्ण, इनसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है दोस्तों। हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है, हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है, तो पुरुषोत्तम दास टंडन साहब को कहा जाता है। ठीक है, तो इनकी एक कथन भी है, मैं हिंदी का और हिंदी मेरी है।
बड़ा छोटे से शब्दों में बड़ी बात कही थी पुरुषोत्तम दास टंडन साहब ने कि मैं हिंदी का हूं और हिंदी मेरी है। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, इन्होंने हिंदी के लिए बहुत काम किया। और सेठ गोविंद दास, मध्य प्रदेश के जबलपुर से आते थे सेठ गोविंद दास, इन्होंने भी हिंदी के लिए बड़ा काम किया था गांधी जी के साथ मिलकर के। तो राष्ट्रभाषा आंदोलन में मैं बता रहा था कि हिंदी आंदोलन से संबंधित जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे वो उनको मैं यहाँ समाप्त करता हूँ और आगे बढ़ते हैं अब राजभाषा के रूप में। राष्ट्रभाषा समाप्त हो जाती है तो दोस्तों अब राजभाषा के रूप में चलते हैं, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने के लिए एक कोटेशन में यहाँ बोलना चाहूंगा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए जितना लंबा युद्ध चला था, बाद में वो पूरी तरीके से पराजित हो गया, ठीक है। हुआ क्या कि जो लोग पहले हिंदी की पैरवी कर रहे थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, टी विजय राघवाचार्य जैसे लोग, बाद में वो उन्होंने कहा हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं, क्या बनाओ उसको, राजभाषा बनाओ। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में फर्क होता है दोस्तों। राजभाषा वह भाषा होती है जिसमें राजकीय कामकाज होता है, या यूं कहें दोस्तों कि राजकीय कार्य की भाषा को राजभाषा कहा जाता है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र की भाषा होती है, तो ऑन पेपर पर हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनने दिया गया दोस्तों। इसलिए मैं पहले निवेदन कर चुका हूं कि राष्ट्रभाषा संवैधानिक शब्द नहीं है, नेशनल लैंग्वेज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड, बट राजभाषा जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है, राजभाषा एक संवैधानिक शब्द होता है, क्योंकि राजभाषा का संविधान में वर्णन है। संविधान की 8वीं अनुसूची में, संविधान के भाग 17 संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषा वर्णित है और वहां राजभाषा शब्द का उल्लेख किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो राजभाषा की परिभाषा देखते हैं। जिस भाषा का प्रयोग राज्य के कामकाज में होता है दोस्तों, उसे राजभाषा कहा जाता है। जिस भाषा का प्रयोग राज्य के कामकाज में होता है उसे राजभाषा कहा जाता है। और संविधान के अनुसार हिंदी भारत की क्या होगी, राजभाषा होगी दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना है, राजभाषा की परिभाषा, जिस भाषा का प्रयोग राज्य के कामकाज में होता है उसे राजभाषा कहा जाता है और संविधान के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है। अब मैं यहां आपको एक सूची प्रस्तुत करता हूं दोस्तों जिसमें राज्यों की राजभाषाएं हैं, आइए इसे देख लेते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश की राज्य भाषा दोस्तों तेलुगु है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की राज्य भाषा तेलुगु, अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी, असम की असमिया है दोस्तों, बिहार की हिंदी है, छत्तीसगढ़ की हिंदी है, गोवा की कोंकणी है दोस्तों, और दूसरी राजभाषा मराठी भी है दोस्तों, है ना। गोवा कभी आप जाएंगे तो गोवा में कोंकण तट है, तो उसी से याद रख लेंगे दोस्तों, कोंकणी यहाँ की राष्ट्रीय भाषा कोंकणी है, ठीक है। गुजरात की गुजराती है, हरियाणा की हिंदी है, हिमाचल प्रदेश की हिंदी है, झारखंड की हिंदी है, कर्नाटका आप जाएंगे तो वहाँ कन्नड़ मिल जाएगी दोस्तों आपको, कन्नड़, ठीक है। और केरला जाएंगे तो आपको मलयालम मिल जाएगी दोस्तों, है ना। और मध्य प्रदेश में हिंदी का व्यवहार है। महाराष्ट्र जाएंगे तो मराठी भाषा मिल जाएगी, ठीक है। मणिपुर में अंग्रेजी प्रथम राजभाषा है और सहायक राजभाषा मणिपुरी है दोस्तों। मेघालय में प्रथम राजभाषा अंग्रेजी है, सहायक राजभाषा खासी है, वहाँ खासी गारो जयंतिया की पहाड़ियाँ आप पढ़ते होंगे, है ना। भूगोल जब पढ़ते हैं तो खासी गारो जयंतिया की कॉनिकल पहाड़ियाँ पढ़ते हैं अपन, तो वही खासी मेघालय। और मिजोरम आप जाएंगे तो यहाँ अंग्रेजी और मिज़ो का व्यवहार है। नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है दोस्तों, उड़ीसा की उड़िया है, पंजाब की पंजाबी है दोस्तों, है ना। और राजस्थान की राजकीय भाषा हिंदी है। सिक्किम की राजकीय भाषा जो है लेप्चा है, हिंदी है, या इसको भूटिया, है ना। यहाँ 3 राजकीय भाषाएं मिल जाती हैं दोस्तों, है ना, लेप्चा, हिंदी और भूटिया, ठीक है। तमिलनाडु, अच्छा, तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर तमिल मिल जाती है दोस्तों। तेलंगाना में तेलुगु है, क्योंकि देखिए भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का बंटवारा भी हुआ है, ठीक है। भाषाई, इसलिए भाषाई आधार पर, ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग की भी स्थापना हुई थी दोस्तों फजल अली की अध्यक्षता में, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, फेवरेट क्वेश्चन रहा है कई समय तक, कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य दोस्तों आंध्र प्रदेश था,
ठीक है। आंध्र प्रदेश एक समय मद्रास का भाग हुआ करता था, तमिलनाडु जो इसको अब कहा जाने लगा है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि जो तमिल भाषी थे और तेलुगु भाषी थे, इन दोनों में आपसी एक वैमनस्य का भाव उत्पन्न हुआ, और तेलुगु भाषियों ने एक मांग कर दी कि नहीं साहब, हमें तमिल भाषियों के साथ नहीं रहना है। तो फिर भाषा के आधार पर ये राज्य बटा और आंध्र प्रदेश का जन्म हुआ दोस्तों। तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु थी। 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य अस्तित्व में आया था। ठीक है, अब हालांकि राज्यों की संख्या 28 हो गई, उस समय 29 थी। लेकिन तो 2 जून 2014 को जब भारत की जो भाषाओं का सॉरी भारत के राज्य 29वां राज्य अस्तित्व में आया 2 जून 2014 को, तेलंगाना, तो उसकी भाषा भी तेलुगु थी, और आंध्र प्रदेश से वो गठित होकर के अलग राज्य बनाया गया था दोस्तों। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अब अलग अलग राज्य हैं, हालांकि दोनों की राजकीय भाषा आज भी तेलुगु है दोस्तों। ठीक है, और दोनों की सम्मिलित राजधानी वर्तमान में अभी हैदराबाद ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तेलंगाना के बाद चलते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा त्रिपुरा त्रिपुरा, ये ध्यान रखना है, त्रिपुरा बड़ा महत्वपूर्ण है। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ त्रिपुरा, और यहाँ की राजकीय भाषा बांग्ला है दोस्तों। ठीक है, बांग्ला। उत्तराखंड में हिंदी का व्यवहार है, उत्तर प्रदेश में हिंदी का व्यवहार है, और पश्चिम बंगाल में बंगाली का व्यवहार है दोस्तों। ठीक है, आइए अब कुछ केंद्र शासित प्रदेशों की राजकीय भाषा देख लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखें अगर, तो यहाँ अंग्रेजी, बंगला और हिंदी 3 राजकीय भाषाएं हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ अभी वर्तमान में एक केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। तो चंडीगढ़ में हिंदी और पंजाबी, इन दोनों को राजकीय भाषा माना है। दादरा नागर हवेली की बात करें तो गुजराती, गुजरात के निकट है ना। दमन एवं दीव, ठीक है, दमन एवं दीव थोड़ा सा गुजराती और महाराष्ट्री दोनों का मिला हुआ है। दमन एवं दीव में गुजराती और मराठी है, पर दादरा नागर हवेली में गुजराती और हिंदी का व्यवहार है। लक्षद्वीप की राजकीय भाषा मलयालम है दोस्तों, और साथ ही अंग्रेजी है। पुदुचेरी में अंग्रेजी भी मिल जाती है, तमिल भी मिल जाती है, और तेलुगु भी मिल जाती है। अब अगर आप सोचेंगे कि इतना बड़ा, तो ध्यान रखिए ये पुदुचेरी है बहुत छोटा, लेकिन ये फैला बहुत बड़ा है, इसका विस्तार बहुत अधिक है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपको तमिलनाडु में भी मिल जाएगी पुदुचेरी, आपको आंध्रा में भी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ 3 मिल जाएंगे आपको पुदुचेरी में, अंग्रेजी, तमिल और तेलुगु। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ की राजकीय भाषा हिंदी है। और अब 5 अगस्त 2019 को ध्यान रखिए जो है क्या कर दिया गया था, जम्मू कश्मीर का बंटवारा कर दिया गया था। ठीक है, जम्मू कश्मीर जो एक पूर्ण राज्य था, इसे क्या बना दिया गया है, अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, और जम्मू कश्मीर को धारा 370 में समाप्त कर दी गई है दोस्तों। ठीक है, तो अब क्या कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर अब विभाजित हो गया है, और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर को बांट दिया गया है दोस्तों। एक जम्मू कश्मीर है, और दूसरा लद्दाख। ठीक है, लद्दाख लेह वाला जो क्षेत्र है, लाहौल स्पीति वाला जो क्षेत्र है, उसे अलग कर दिया है। तो जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषा कश्मीरी है दोस्तों, परंतु लद्दाख की भाषा लद्दाखी है, या इसको भोटिया भी यहाँ बोली जाती है। ठीक है, लद्दाखी या भोटिया। और ये जो जो चीनी की मैंने कहा था सिक्किम, सिक्किम में भी आपने देखा था भोटिया मिल रहा था, लेप्चा या भोटिया। तो ये चीनी तिब्बती भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार की भाषाएं हैं ये, ध्यान रखना, लद्दाखी या भोटिया। ठीक है, भाषा परिवार क्या होता है, मैंने वो आपको पहली क्लास में बताया था कि हिंदी भारोपी भाषा परिवार की भाषा है, और भारत में 4 भाषा परिवार कार्यरत हैं दोस्तों। वो मैंने आपको बताया था, भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार भारोपीय है, इंडो यूरोपियन है दोस्तों। दूसरा प्रायद्वीपीय भारत में द्रविड़ भाषा परिवार कार्यरत है। तीसरा दोस्तों ऑस्ट्रिक भाषा परिवार है, जो पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्रों में कार्यरत है। और चौथा चीनी तिब्बती भाषा परिवार है, ये जो भारत के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में प्रचलित है दोस्तों। वो उसी चीनी तिब्बती भाषा परिवार की बात मैं अगर आपसे करूं, तो उसमें लद्दाखी के लोग भी आ जाते हैं दोस्तों, उसी में सिक्किम के लोग भी आ जाते हैं, कुछ अरुणाचल प्रदेश का भाग भी आ जाता है, और केवल 0.7% भारत की जनसंख्या इस भाषा परिवार को बिलोंग करती है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, और संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान देखते हैं। राजभाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, ध्यान रखिए, संविधान का भाग 17, मैं पहले निवेदन कर चुका हूं आपसे, संविधान का भाग 17 8वीं अनुसूची, ठीक है, संविधान का भाग 17 8वीं अनुसूची भाषा को समर्पित है। ध्यान रखिए, संविधान के भाग 17 में 4 अध्याय,
4 अध्याय हैं दोस्तों, संविधान के भाग 17 में 4 अध्याय हैं, ठीक है। और इन चारों अध्यायों को अपन पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषा के संबंध में प्रावधान है, इन्हें अब पढ़ लेते हैं। पहला अध्याय है दोस्तों, पहला अध्याय है संघ की भाषा। पहले अध्याय में संघ की भाषा वर्णित है, 2 अनुच्छेद इसके लिए दिए गए हैं, आर्टिकल 343, आर्टिकल 344। अनुच्छेद 343 एवं 344 में संघ की भाषा है दोस्तों, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ यूनियन, यूनियन लैंग्वेज यहाँ पर वर्णित है, ठीक है। अध्याय 2 में प्रादेशिक भाषाएं हैं दोस्तों, ठीक है। स्टेट लैंग्वेज की बात की गई है, आर्टिकल 344, आर्टिकल नहीं सॉरी 345, 346 और आर्टिकल 347, 3 अनुच्छेद में प्रादेशिक भाषाएं हैं। अध्याय 3 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा है, आर्टिकल 348, आर्टिकल 349, ठीक है। अध्याय 4 में विशेष सुविधा की बात की है, अनुच्छेद 350 और 351। ये विशेष सुविधा या यूं कहें कि विशेष उपबंध हैं भाषा संबंधी, जो अध्याय 4 में किए गए, इन्हें क्रमशः हम समझ लेते हैं दोस्तों। अध्याय पहला अनुच्छेद है 343, आर्टिकल 343 में संघ की भाषा है, ठीक है। और यहां मैं बता देता हूं कि राजभाषा वर्णित है दोस्तों। तो राजभाषा का शाब्दिक अर्थ मैं पहले बता चुका हूं, राजकीय कार्य में प्रयुक्त होने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है दोस्तों। हालांकि राजभाषा का एक दूसरा नाम भी है दरबारी भाषा। राजाओं और नवाबों के समय ये प्रयुक्त होने वाली भाषा दरबारी भाषाएं कहली जाती थी। पर अब भारत एक लोकतंत्र है, तो यहाँ ना राजा बचे हैं ना नवाब बचे हैं, तो अब आपको राजभाषा मिलेगी, दरबारी भाषा नहीं मिलेगी, ठीक है। अध्याय 1 अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा ध्यान रखिए, ठीक है। तो संघ की राजभाषा कब बनी है हिंदी, ये थोड़ा सा अपन ध्यान दे लेते हैं दोस्तों। 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से, ठीक है, संवैधानिक रूप से क्या हुआ दोस्तों, हिंदी को राजभाषा घोषित किया। कब किया गया, ये डेट बड़ी महत्वपूर्ण थी, कल की ही तिथि थी, कल 14 सितंबर था दोस्तों। 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए भारत में प्रतिवर्ष 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये बात ध्यान रखें, 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, तो क्योंकि इस तिथि को हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा बनी थी, ऑफिशियल लैंग्वेज बनी थी दोस्तों। पहला राजभाषा दिवस कब मनाया गया था, ये महत्वपूर्ण है, किस वर्ष से मनाना आरंभ किया हमने, तो ये अपने दिमाग में डाल लें। इफेक्ट यहाँ नहीं लिखा हुआ दोस्तों। 1953 में पहला 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 हिंदी दिवस मनाया गया था। 14 सितंबर 1953 को पहला हिंदी दिवस मनाया गया था। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी विवरण उपलब्ध है दोस्तों, ठीक है। यह याद रखना है, कहां से कहां तक, आर्टिकल 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी विवरण यहाँ पर उपलब्ध है दोस्तों। भारतीय संघ की राजभाषा से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत वर्णित किए गए, किसकी, भारतीय संघ की, ठीक है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है इनमें दोस्तों, वो है आर्टिकल 343 फर्स्ट, अनुच्छेद 343 प्रथम, क्योंकि इसमें लिखा गया है, इसके प्रावधान के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी होगी। महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी होगी, जिसकी लिपि देवनागरी होगी। जिसकी लिपि कौन सी होगी दोस्तों, देवनागरी होगी। मतलब इसे किस लिपि में लिखा जाएगा, देवनागरी लिपि में लिखा जाएगा। ये था अनुच्छेद 343 प्रथम। आइए अगले चलते हैं, राजभाषा आयोग की ओर चलते हैं। क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन राजभाषा आयोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत राष्ट्रपति को राजभाषा के संबंध में सलाह देने हेतु एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। फिर से सुने, भारतीय संविधान में दोस्तों अनुच्छेद 344 कहता है कि राष्ट्रपति को राजभाषा के संबंध में सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति होगी, और वह आयोग राजभाषा आयोग कहलाएगा दोस्तों। भारत में राजभाषा आयोग की नियुक्ति संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर की जाएगी, और हुई भी दोस्तों। 7 जून 1955 को पहला राजभाषा आयोग गठित हुआ।
ठीक है। और राजभाषा आयोग की अनुशंसाओं पर गौर करने के लिए एक राष्ट्रभाषा समिति बनाए जाने का भी उल्लेख था और कहा था कि भारत की स्वतंत्रता के 10 वर्ष पश्चात हम क्या बना देंगे, एक राजभाषा समिति का गठन कर देंगे। दोनों हुआ था दोस्तों। आइए देखते हैं भारत में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन, ये तिथि बड़ी महत्वपूर्ण है, इसकी अध्यक्ष भी बड़े महत्वपूर्ण है और इसने अपने कब रिकमेंडेशन दी थी, अपनी अनुशंसाएं कब दी थी, वो सारा महत्वपूर्ण है। आइए देख लेते हैं। तो भारत का प्रथम राजभाषा आयोग बाल गंगाधर, ये तिलक नहीं है पर बाल गंगाधर खेर, बाल गंगाधर खेर, इनको शॉर्ट फॉर्म में बीजी खेर भी कह दिया जाता है दोस्तों। बाल गंगाधर खेर या बीजी खेर की अध्यक्षता में 7 जून 1955 को प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट या अपना प्रतिवेदन या अपनी अनुशंसाएं 31 जुलाई 1956 को सरकार को के समक्ष रखी थी। ध्यान रखिए कब गठित हुआ, 7 जून 1955 को। किसकी अध्यक्षता में, श्री बाल गंगाधर खेर, शॉर्ट फॉर्म में इन्हें बीजी खेर भी कह दिया जाता है। इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया, 31 जुलाई 1956 को किया दोस्तों। ठीक है। अब राजभाषा से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति की बात कर लेते हैं अपन, या राजभाषा समिति की बात कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 344(4) कहता है कि एक 30 सदस्यीय राजभाषा समिति का गठन किया जाएगा। कौन सा आर्टिकल है, ठीक है, ध्यान रखना, अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग है और आर्टिकल 344(4) में राजभाषा समिति है दोस्तों। ठीक है। राजभाषा समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। राजभाषा समिति में 30 सदस्य होते हैं और भारत में संसद बनता है किससे, लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन और राष्ट्रपति को मिलकर संसद बनती है दोस्तों। तो यहाँ दोनों सदनों से व्यक्ति जाते हैं, 20 सदस्य लोकसभा से जाते हैं क्योंकि यहाँ संख्या अधिक है। 20 सदस्य लोकसभा से, 10 सदस्य राज्यसभा से, ये 30 सदस्य मिलकर के, इन 30 सदस्यों को मिलाकर के क्या किया जाता है, राजभाषा समिति का गठन किया जाता है या राजभाषा समिति में इन्हें शामिल किया जाता है। पहली राजभाषा समिति जो है दोस्तों वो गठित हुई थी 16 नवंबर 1957 को। 16 नवंबर 1957 को भारत की पहली राजभाषा समिति किसकी अध्यक्षता में, गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, गोविंद बल्लभ पंत साहब। गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में, गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में ये समिति गठित हुई थी दोस्तों। और ये समिति गठित होने के बाद इसने अपनी रिकमेंडेशन दी थी 8 फरवरी 1959 को। 8 फरवरी 1959 को इसने इस समिति ने अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया था। ये दोनों फैक्ट हैं, एक बार फिर से रिवाइव कर लीजिए दोस्तों। पहला मैंने बताया, पहला राजभाषा आयोग 7 जून 1955 को गठित हुआ और इसने अपनी रिकमेंडेशन दी। 31 जुलाई 1956 को अपना प्रतिवेदन दिया और ध्यान रखिए इसके अध्यक्ष कौन थे, बीजी खेर साहब। फिर मैंने कहा आर्टिकल 344 अनुच्छेद 344(4) के तहत कहते हैं, कहा जाता है कि एक राजभाषा के संबंधित संयुक्त संसदीय समिति बनाई जाएगी 30 सदस्यीय, जिसमें 20 सदस्य कहाँ से होंगे, राज्यसभा लोकसभा से, 10 सदस्य कहाँ से होंगे, राज्यसभा से। पहली गठित भी हुई, कब हुई, 16 नवंबर 1957 को, जिसने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया 8 फरवरी 1959 को। किसकी अध्यक्षता में, गोविंद बल्लभ पंत की। किसको प्रतिवेदन दिया, राष्ट्रपति को। तो ये दोनों फैक्ट बड़े महत्वपूर्ण थे। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को, ध्यान रखना, भारतीय संघ की राजभाषा स्वीकार किया गया है और इसकी लिपि देवनागरी है। ये हम पहले पढ़ के आए हैं दोस्तों। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, मैं पहले कह चुका हूं कि राष्ट्रभाषा संवैधानिक शब्द नहीं है, राजभाषा संवैधानिक शब्द है। तो वही फैक्ट है यहाँ पर कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, ना कि राष्ट्रभाषा के रूप में। मतलब हिंदी भारतीय संघ की क्या है, राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। परंतु ऐसा मान लेते हैं कि हिंदी भारतीय संघ की राष्ट्रभाषा है, पर संविधान में इसका वर्णन नहीं है, इसलिए राष्ट्रभाषा संवैधानिक शब्द नहीं है दोस्तों। ठीक है, लिखा है। वास्तव में देखा जाए तो हमारे संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। आइए अध्याय 2 देखते हैं दोस्तों। अध्याय 2 में प्रादेशिक भाषाएं हैं। प्रादेशिक भाषाएं, हमारे देश में प्रादेशिक भाषाओं का आशय राज्यों की राजभाषाओं से है।
हमारे देश में प्रादेशिक भाषाओं का आशय राज्यों की राजभाषाओं से है, क्योंकि भारत एक राज्यों का संघ होगा। ठीक है, इंडिया इज द फेडरेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, ऐसा हमारा संविधान कहता है, भारत जो कि राज्यों का एक संघ है। तो हमारे देश में प्रादेशिक भाषाओं का आशय राज्यों की राजभाषाओं से होता है दोस्तों। यहाँ मतलब राजभाषा वर्णित है, और राज्यों की राजभाषाओं का जो प्रावधान है अनुच्छेद 345 में किया गया। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। राज्यों की राजभाषा वर्णित है या किस अनुच्छेद में राज्यों की राजभाषा वर्णित है? आर्टिकल 345 में राज्यों की राजभाषा वर्णित है दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 345 में राज्यों को अपनी प्रादेशिक राजभाषा स्वयं चुनने का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 345 में राज्यों को ये अधिकार मिला है कि वह किसी भी अपने भाषा प्रादेशिक भाषा को राजभाषा स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है, भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों। तो ये ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ हम एक चीज देखना चाहेंगे, कितने राज्यों की और कितने केंद्र शासित प्रदेशों की राजभाषा, प्रथम राजभाषा हिंदी है। तो केवल 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली ऐसा है जिसने अपनी राजभाषा हिंदी को बनाया हुआ है। शेष राज्यों ने अपनी अपनी राजभाषा, ठीक है, अपनी प्रादेशिक भाषाओं को बनाया है, या हिंदी को स्थान दिया भी है तो दूसरी राजभाषा के रूप में दिया है। आइए वो 9 राज्य देख लेते हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तो हमको याद ही हो गया। ठीक है, 9 राज्य कौन सा है? तो अपन मध्य प्रदेश में बैठे हैं, तो मध्य प्रदेश से शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा दोस्तों हिंदी है। मध्य प्रदेश से ऊपर चलते हैं तो उत्तर प्रदेश मिलता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है। ठीक है, मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य राजस्थान है, राजकीय भाषा हिंदी है। मध्य प्रदेश का छोटा भाई छत्तीसगढ़ है, तो इसकी राजकीय भाषा हिंदी। कितने हो गए दोस्तों? मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, और राजस्थान हो गया, और छत्तीसगढ़ 4 हो गए दोस्तों। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, उत्तर प्रदेश का छोटा भाई उत्तराखंड है, राजकीय भाषा हिंदी 5। उत्तराखंड का पड़ोसी हिमाचल प्रदेश है दोस्तों, राजकीय भाषा हिंदी है 6। ठीक है, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश से लगा हुआ हरियाणा है, राजकीय भाषा हिंदी है। पंजाब की पंजाबी है दोस्तों, चंडीगढ़ की पंजाबी और हिंदी है। ठीक है, तो ध्यान रखना वाला दोस्तों, यहाँ पे अपन को ध्यान रखने वाली बात है ना। आइए हरियाणा से थोड़ा सा बिहार की तरफ चलते हैं दोस्तों। बिहार की राजकीय भाषा हिंदी है, और बिहार का छोटा भाई झारखंड है, झारखंड की भी राजकीय भाषा हिंदी है। 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की राजकीय भाषा हिंदी है। ये 9 राज्य आपको याद होगा, जैसे मैंने बताया, मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य राजस्थान, छोटा भाई छत्तीसगढ़ 3 हो गए। ठीक है, उत्तर प्रदेश का छोटा भाई उत्तराखंड 5 हो गए। ठीक है, उत्तराखंड का पड़ोसी राज्य हिमाचल 6 हो गए। उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य हरियाणा 7 हो गए, और बिहार और झारखंड 9। एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जिसकी राजकीय भाषा हिंदी है दोस्तों। ठीक है, अब हिंदी को द्वितीय राजभाषा का दर्जा देने वाले, ये ध्यान रख लो, द्वितीय राजभाषा का दर्जा महाराष्ट्र ने हिंदी को, हालांकि महाराष्ट्र की प्रथम राजकीय भाषा मराठी है, पर दूसरी राजकीय भाषा हिंदी है। दादर एवं नागर हवेली, गुजरात हो गया, गुजरात की पहली राजकीय भाषा गुजराती, पंजाब की पहली पंजाबी, दूसरी हिंदी है। केंद्र शासित प्रदेशों में चले तो चंडीगढ़ चलते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह चलते हैं, और सिक्किम राज्य चलते हैं। इन सभी की दूसरी राजभाषा क्या हो जाएगी दोस्तों? हिंदी हो जाएगी। और अंग्रेजी को राजभाषा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? जिनने कहा कि हमारी तो ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश होगी, तो वो मेघालय है, मिजोरम है और नागालैंड है। ये जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं, है ना, 7 सिस्टर्स, तो उनमें से आपको ध्यान रखना, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। मेघालय, मिजोरम और नागालैंड की राजकीय भाषा दोस्तों अंग्रेजी है। अब अगला देखते हैं अपन, अध्याय 3। अध्याय दोस्तों अध्याय 2 में अपन ने प्रादेशिक भाषाएं पढ़ ली हैं। आर्टिकल अभी अध्याय 2 ही चल रहा है। अनुच्छेद 346 में पत्रादि संबंधित भाषाओं का उल्लेख है कि संघ और राज्यों के मध्य पत्र व्यवहार, ठीक है, करस्पोंडेंस की भाषा की बात की है। तो यहाँ गया कि संघ और राज्यों के बीच जो पत्राचार की भाषा है वो अनुच्छेद 346 में वर्णित है, आर्टिकल 346 में वर्णित है दोस्तों।
संघ और राज्यों के मध्य पत्र व्यवहार हेतु प्रयुक्त राजभाषा का उपबंध हमारे संविधान के अनुच्छेद 346 में वर्णित है। और दो या दो से अधिक राज्य आपसी सहमति से राजभाषा हिंदी को पत्राचार की भाषा के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश ने केरल से आग्रह किया कि आप हिंदी को पत्राचार की भाषा स्वीकार कर लो, अगर वो चाहे अपनी सहमति दे दे तो दोनों राज्यों की सहमति से दो राज्यों के मध्य पत्राचार की भाषा क्या हो सकती है, हिंदी। अनुच्छेद 346 के अनुसार आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जारी निर्देश पढ़ लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति द्वारा जारी निर्देश हमारे संविधान के अनुच्छेद 347 के तहत, हमारे संविधान के अनुच्छेद 347 के तहत राष्ट्रपति को राजभाषा के विषय में राज्यों को आवश्यक निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान की है। किसने? आर्टिकल 347 के तहत राष्ट्रपति को राजभाषा के बारे में राज्यों को आवश्यक निर्देश जारी करने का हक है, शक्ति है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो राजभाषा के विषय में राज्यों को निर्देश दे सकता है। और हमारे संविधान का अनुच्छेद 347 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि यदि कोई राज्य और वहां की एक पर्याप्त जनसंख्या किसी भाषा या बोली को बोलते हैं तो राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हक है कि उसे क्या कर सकते हैं, शासकीय भाषा का दर्जा दिला सकते हैं, अधिकार देने का हक उन्हें दिया गया है दोस्तों। अध्याय 3 अब जारी हो जाता, लागू हो जाता है। अध्याय 3 में माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट की भाषा वर्णित है। ठीक है, महामहिम सुप्रीम कोर्ट, महामहिम उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालयों की भाषा का वर्णन अध्याय 3 में किया गया है, अनुच्छेद 348 और अनुच्छेद 349। अनुच्छेद 348 में ध्यान रखना है दोस्तों, अनुच्छेद 348 में सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट की कार्यवाहियां जो होंगी, संसद और राज्य विधानमंडलों के सदनों में विधेयकों, अधिनियमों एवं अध्यादेश जो जारी किए जाते हैं दोस्तों, इनके संबंध में जो प्रावधान किए गए हैं दोस्तों, उनके संबंध की नहीं, उनके संबंध में भाषा का प्रावधान यहाँ पर वर्णित है दोस्तों। अनुच्छेद 348 में कहा गया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्यवाहियां तथा संसद और राज्य विधानमंडलों के सदनों में विधेयकों, अधिनियमों एवं अध्यादेशों आदि के संदर्भ में प्रयुक्त भाषा के संबंध में प्रावधान वर्णित है। तो अनुच्छेद 348 में ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की भाषा वर्णित है। ठीक है, अनुच्छेद 348 में। ठीक है, पूरे प्रावधान यहां पर आपको मिल जाएंगे दोस्तों। अनुच्छेद 349 भी महत्वपूर्ण है, बड़ा महत्वपूर्ण है ये। अगर भाषा से संबंधित कोई विशेष विधि के लिए कोई विशेष प्रक्रिया अगर करनी है आपको, तो बिना राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के इसे सदन में नहीं रखा जा सकता। भाषा से संबंधित विशेष विधि की विशेष प्रक्रिया 349 है ना, अनुच्छेद 349 के अनुसार ध्यान रखना, राजभाषा संबंधी विधेयक, राजभाषा संबंधी विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति बिना पेश नहीं होगा, सदन पर नहीं रखा जाएगा। जब तक राष्ट्रपति अपनी पूर्वानुमति नहीं दे देंगे तब तक कोई भी राजभाषा संबंधी विधेयक सदन में नहीं रखा जाएगा दोस्तों। आर्टिकल 349 अध्याय 3 यहां समाप्त होता है। अध्याय 4 पर चलते हैं और अध्याय 4 में विशेष उपबंध है, स्पेशल डायरेक्शन दिया गया है, विशेष निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350 पढ़ लेते हैं दोस्तों। हमारे संविधान के अनुच्छेद 350 के तहत देखो, हम केरल में थे, इसको समझ लो थोड़ा सा। हम केरल में थे, हमारे साथ कोई अपराध हो जाए, हमें ज्ञापन देने जाना है और वहां का अधिकारी कहते जाओ पहले मलयालम सीख के आओ, तो हम पहले मलयालम सीखेंगे कि अपनी व्यथा का निवारण करवाएंगे? तो इस बात को हमारे संविधान निर्माताओं ने समझा और उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे संविधान का अनुच्छेद 350 के तहत प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह देश का नागरिक हो या नहीं हो, बाहर से भी आया है, अपनी व्यथा निवारण हेतु संघीय राज्य में प्रयोग की जाने वाली किसी भी भाषा में संघीय राज्य के किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी को आवेदन दे सकता है। ये अधिकार
देश में रहने वालों को भी है और विदेशियों को भी। कोई फॉरेनर हमारे यहाँ आ रहा है और उसके साथ कोई क्राइम हो जाए तो वह अपनी भाषा में क्या कर सकता है, आपको क्या दे सकता है ना, अपना प्रतिवेदन दे सकता है। अब आपकी समस्या, अधिकारी की समस्या है कि उसे ट्रांसलेट करवाए और उसकी व्यथा का निवारण करे। अनुच्छेद 350 हमें यह शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल 350 का इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। कई बार पूछा गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के लिए विशेष प्रावधान से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो जो भाषाई अल्पसंख्यक क्या होते हैं दोस्तों, किसी क्षेत्र में, है ना, किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग जिनकी संख्या कम है तो वो भाषाई अल्पसंख्यक कहलाएंगे। तो उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 350 का में। और ये जोड़ा कब किया गया था दोस्तों, तो 7वां संविधान संशोधन हुआ था, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956। अनुच्छेद 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, उसके द्वारा ये 350 का जोड़ा गया था और जिसमें कहा गया था कि भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के लिए, है ना, विशेष प्रावधान किए जाएंगे दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। 350 का कहता है कि ये प्रत्येक राज्य और स्थानीय अधिकारी का दायित्व है कि भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चे को उसकी प्राथमिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में मिले। इसकी समुचित व्यवस्था किसको करनी है, राज्य को और संबंधित अधिकारी को व्यवस्था करनी है कि कोई भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग का बच्चा है तो उसकी प्राथमिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में हो। अनुच्छेद 350 का जो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 350 खा क्या कहता है, अनुच्छेद 350 कहता है, खा कहता है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए राष्ट्रपति एक अधिकारी की नियुक्ति करेगा जो सारा मैटर देखता है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों का हित हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके लिए राष्ट्रपति एक अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। अनुच्छेद 350 खा। अनुच्छेद 350 विशेष निर्देश के लिए है दोस्तों, और विशेष निर्देश मैंने आपको बता दिए हैं। 350 का में क्या निर्देश दिए गए हैं, संघ का क्या, राज्य का क्या कर्तव्य है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के प्रति, ये सारी व्यवस्था अपन ने यहाँ पर दोस्तों देख ली है। आइए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 में भारतीय संविधान यह आदेश देता है कि हिंदी के विकास और प्रसार के लिए काम करे। कौन करे, संघ और राज्य दोनों करें। संघ सरकार को हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए समुचित प्रयास करने का निर्देश दिया गया है। आर्टिकल 351 में कहा गया है कि संघ को हिंदी भाषा के विकास और प्रसार हेतु काम करना होगा। यहाँ पे राजभाषा की अगर बात करें तो राजभाषा का जो संविधान की 8वीं अनुसूची थी, संविधान की 8वीं अनुसूची भाषा के लिए समर्पित है। आर्टिकल 351 से 343 से 351 तक, अनुच्छेद 343 से 351 तक जो संविधान के भाग 17 में 4 अध्याय बंधित थे, हमने यहाँ समाप्त किए। आइए अब आर्टिकल 120 और 210 देख लेते हैं। अनुच्छेद 120 और 210। ठीक है। अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में क्या दिया गया है, प्रावधान किया गया है कि उनने स्पष्ट कहा है कि आर्टिकल 348 का जो बंद है उसके अधीन रहते हुए संसद में जो कार्य होगा वो या तो दोस्तों हिंदी में होगा या अंग्रेजी में होगा। ठीक है। अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। लेकिन अब मुझे चुन लिया जाए, मैं सदस्य बन जाऊं, राज्यसभा का बन जाऊं या लोकसभा का बन जाऊं, या सभापति बन जाऊं या लोकसभा अध्यक्ष बन जाऊं, ठीक है, मुझे नहीं आती, ना हिंदी आती ना अंग्रेजी आती है, तब ऐसी स्थिति में मुझे अपनी भाषा में सदन को संबोधित करने का अधिकार है और यह अनुमति मुझे लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के माननीय सभापति दे सकते हैं। ये भी उपबंध अनुच्छेद 120 में किया गया है। ऐसा ही अनुच्छेद 210 है जो विधानमंडलों से है, बिल्कुल सेम है, कुछ अलग नहीं है। ये यहाँ पे गाइडलाइन जारी की गई है विधानमंडलों के लिए। ठीक है। और अनुच्छेद 120 में गाइडलाइन जारी की गई है संसद के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। 8वीं अनुसूची पढ़ लेते हैं दोस्तों। 8वीं अनुसूची भाषा के लिए समर्पित है और ध्यान रखना संविधान की 8वीं अनुसूची है ना, कि अनुच्छेद 344 प्रथम और अनुच्छेद 351 में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं।
ध्यान रखना है। अब 22 हो गई हैं, मूल संविधान में 14 थी, कभी नहीं थी 22। मूल संविधान में हमारे पूर्वजों ने हमें 14 भाषाएं दी, धीरे धीरे ये बढ़ती चली गई, वर्तमान में कितनी हो गई हैं, अब 22 हो गई हैं। तो ये देख लेते 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं, फिर मैं आपको 3 संविधान संशोधन बता दूंगा जिनके द्वारा 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं। 21वां संविधान संशोधन 1967, सिंधी भाषा जोड़ी गई है दोस्तों, है ना। 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन, ठीक है। देख लेते हैं ये भाषाएं। असम प्रदेश में बोली जाने वाली असमिया, उड़िया उड़ीसा में बोली जाती है। उर्दू, ध्यान रखिए, उर्दू एक भारत के बहुत बड़े उत्तर मध्य भारतीय क्षेत्र में बोली जाती है। कर्नाटका में कन्नड़ बोली जाती है। कश्मीरी, जम्मू कश्मीर में बोली जाती है दोस्तों। और गुजरात में गुजराती बोली जाती है, ठीक है। तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। आंध्रा और तेलंगाना में तेलुगु बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी, बंगाल और त्रिपुरा जैसे क्षेत्रों में बंगाली बोली जाती है, ठीक है। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। केरल में मलयालम। संस्कृत का भी उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक व्यवहार है दोस्तों, और हिंदी भी संपूर्ण भारत में ही व्यवहार है, खासतौर से उत्तर और मध्य भारत में इसका अधिक व्यवहार है, ठीक है। और ध्यान रखना है दोस्तों, कोंकणी, ठीक है, कोंकणी भाषा जो है, ठीक है, कोंकणी भाषा भी जो गुजरात, सॉरी, गोवा में बोली जाती है। कोंकणी भाषा गोवा में बोली जाती है। मणिपुरी मणिपुर में बोली जाती है। नेपाली भाषा की अगर मैं बात करूं आपसे, नेपाली भाषा दोस्तों, नेपाली भाषा भारत के प्रमुख राज्यों में जहाँ नेपाली समुदाय के लोग रहते हैं वो बोला करते हैं। और 15वीं भाषा मैं भूल गया दोस्तों, 15वीं भाषा के रूप में सिंधी आ गई है, ठीक है। 21 संविधान संशोधन 1967, यहाँ गलती से सियों लिखा गया है, इसको सिंधी कर लेना दोस्तों, या सिंधी मान लीजिए इसको, ठीक है। पीडीएफ में करेक्शन करके आपको दे दिया जाएगा। ये 15वीं भाषा के रूप में सिंधी है दोस्तों। 16वीं भाषा के रूप में कोंकणी है। 17वीं भाषा के रूप में मणिपुर में बोली जाने वाली मणिपुरी है। 18वीं नेपाली है। और 19वीं बोडो है। बोडो असम में बोली जाती है। असम का एक समुदाय है, जनजातीय समुदाय बोडो, जो बोडो बोला करता है। और 20वीं डोगरी है। कश्मीर के क्षेत्र में डोगरी बोली जाती है। और मैथिली बिहार के अंचल में बोली जाती है। बिहार में 3 मुख्य रूप की बोलियां बोली जाती हैं, भोजपुरी, मैथिली और मगही। वही मैथिली संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई है। और संथाली, संथाली बोली जाती है दोस्तों, झारखंड में जो छोटा नागपुर का पठार है वहां जो संथाल जनजाति पाई जाती है वो संथाली बोला करती है। 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाएं मैंने आपके समक्ष रखी। मूल संविधान में 14 थी। 3 संविधान संशोधनों के द्वारा जोड़ी गई भाषाएं, उन्हें क्रमशः मैं आपको बता देता हूं। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967, सिंधी को जोड़ा गया 15वीं भाषा के रूप में। और 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, 3 भाषाओं को जोड़ा गया दोस्तों, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 3 देख लीजिए, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ठीक है। और 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, इसके द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये तीनों संविधान संशोधन महत्वपूर्ण, एक बार फिर से सुन लीजिए। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम, है ना, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967, 15वीं भाषा के रूप में सिंधी जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 4 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, सॉरी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 92वां संविधान संशोधन हुआ जो 2003 में, 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इस प्रकार से 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं वर्तमान में हो गई हैं, ठीक है। अब कुछ तथ्य देख लेते हैं। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये रखा था दोस्तों गोपाल स्वामी अयंगर ने, ठीक है। गोपाला स्वामी अयंगर ने प्रस्ताव रखा और इसका समर्थन किया था शंकर राव देव ने। संविधान सभा में राजभाषा पर जो चर्चा चली वो 4 दिनों तक चलती है दोस्तों। कब से कब तक? 11 सितंबर 1949 से 14 सितंबर 1949 तक इस पर डिबेट हुई। और 1949 को संसद ने इस पर विधि बनाई। और 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से हिंदी देश की राजभाषा घोषित कर दी गई। और इसलिए प्रत्येक 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। और 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान पूर्ण रूपेण लागू हो गया, तब हिंदी अन्य सभी शर्तों के साथ, शर्तें भी जोड़ी गई, यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो कराई गई हैं, ठीक है, भारत की राजभाषा हिंदी को बना दिया दोस्तों। अब राजभाषा से के विकास से संबंधित कुछ संस्थाएं हैं, इन्हें मैं आपको पढ़ा देता हूँ।
जब देश आज़ाद हो रहा था उससे ये संस्थाएं काम कर रही थी, इनका भी बड़ा योगदान है। तो इनको 4 फॉर्मेट में पढ़ेंगे अपन इसको। एक तो संस्था का नाम पढ़ लेंगे दोस्तों, उसके बाद स्थापना, तीसरा इनका कार्य, और इसमें कुछ विशेष होगा टिप्पण तो वो पढ़ लेंगे। पहली है साहित्य अकादमी नई दिल्ली। ठीक है, तो साहित्य को बढ़ावा देने वाली संस्था है, साहित्य पुरस्कार आदि देती है, जैसे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार वगैरह देती है। तो ये साहित्य अकादमी है। स्थापना वर्ष है 1954 में। ठीक है, और शिक्षा मंत्रालय के अधीन ये संस्था काम करती है। मंत्रालय कौन सा है? शिक्षा मंत्रालय। दूसरा है दोस्तों एनबीटी, नेशनल बुक ट्रस्ट, ये भी नई दिल्ली में है। ठीक है, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास उसको हिंदी में कहा जाता है, 1957 में स्थापना हुई है। इसका काम है शिक्षा, विज्ञान, साहित्य की उच्च कोटि की पुस्तकों का कम मूल्य पर प्रकाशन कराना। ये सरकारी संस्था है एनबीटी। और ध्यान रखना ये भी शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करती है दोस्तों। तीसरी संस्था है केंद्रीय हिंदी निदेशालय। ठीक है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय 1960 में स्थापित हुआ दोस्तों, और इसका कार्य हिंदी शब्दकोश तथा पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन करना। ये भी शिक्षा मंत्रालय के अधीन है दोस्तों। चौथी संस्था है वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग। ये भी नई दिल्ली में है दोस्तों, 1961 में स्थापित हुआ। यहाँ जो विज्ञान और तकनीकी से संबंधित मानक शब्दावलियां हैं उसका प्रकाशन होता है यहाँ से। यह भी शिक्षा मंत्रालय के अधीन है। अगली संस्थाएं जो होंगी दोस्तों वो गृह मंत्रालय के अधीन होंगी, होम मिनिस्ट्री के अधीन होंगी। तो इसमें पहली संस्था है राजभाषा विधायी आयोग। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज लेजिस्लेशन कमीशन 1965 में ये स्थापित हुआ। बाद में 1975 में इसका नया रूपांतरण हुआ था, तो इसलिए स्थापनाएं 2 बार लिख दी गई हैं दोस्तों। तो केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी पाठ का निर्माण करता है राजभाषा विधायी आयोग। दूसरा है दोस्तों केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, सेंट्रल सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो 1971 में संस्थापित हुआ, और हिंदी तथा अन्य भाषाओं में मानक अनुवाद करता है, स्टैंडर्ड यहाँ पर ट्रांसलेशन होता है दोस्तों। ये संस्था भी जो लास्ट संस्था थी यह भी गृह मंत्रालय के अधीन थी। राजभाषा विभाग भी गृह मंत्रालय के अधीन ही है, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। अब राजभाषा विधायी आयोग मैंने कहा था 2 बार ये हुआ है। तो पहले दोस्तों ये गृह मंत्रालय के अधीन था 1965 से 1975 तक, लेकिन 1975 में इसे कानून मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है दोस्तों। और इसका इसका काम क्या कर दिया है? केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी पाठ का निर्माण करना। ठीक है, और ये पहले किसके मातहत था, किसके तहत था? गृह मंत्रालय के तहत था। अगली संस्था है केंद्रीय हिंदी समिति। स्थापना हुई थी 1967 में। इसका अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री। और इसका कार्य है भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा हिंदी के प्रचार प्रसार के संबंध में विभिन्न कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करना इसका काम है। तो इसकी जो महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों वो होता है इसका स्थापना वर्ष पूछा जाता है, और विशेष कुछ हो तो पूछ लिया जाएगा आपसे। केंद्रीय हिंदी समिति, ठीक है, तो स्थापना कब हुई? 1967 में। अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री। प्रकाशन विभाग की बात करता हूं, पब्लिकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, 1944 में स्थापना हुई दोस्तों। ठीक है, क्या काम है? हिंदी सहित विभिन्न भाषाओं में पुस्तकें पत्रिकाएं प्रकाशित करना। यह जो विभाग है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है दोस्तों। अगला है फिल्म प्रभाग, 1948 में बना, फिल्मों से संबंधित संस्था है, यह भी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन होगी। तीसरा अगला है पत्र सूचना कार्यालय, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, 1956 में स्थापना हुई। ठीक है, सरकार की ओर से सूचनाएं एवं समाचार प्रकाशित करना। आकाशवाणी से क्वेश्चन पूछा गया है एमपीपीएससी प्रीलिम्स में। ठीक है, 1957 ध्यान रखना आकाशवाणी की स्थापना। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो एआईआर 1957, रेडियो के माध्यम से समाचार जानकारियां एवं स्वस्थ मनोरंजन के कार्यक्रम प्रसारित करना। और अंतिम संस्था है दोस्तों दूरदर्शन। ठीक है, दूरदर्शन कब बना? ध्यान रखना 1976 में स्थापित हुआ दोस्तों, और टेलीविजन के माध्यम से समाचार, शैक्षणिक कार्यक्रम तथा मनोरंजन के कार्यक्रम आदि प्रसारित करता है दोस्तों दूरदर्शन।
1976 में। और दूरदर्शन ने हाल ही में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, इस लॉकडाउन के समय रामायण को प्रसारित किया था दोस्तों, और भारत में सर्वाधिक टीआरपी या सर्वाधिक देखा जाने वाला धारावाहिक बन गया था दोस्तों। यह गौरव भी दूरदर्शन को हाल ही में प्राप्त हुआ था। आइए राष्ट्रभाषा या राजभाषा बनाने से संबंधित कुछ संस्थाएं देखते हैं दोस्तों। हालांकि समय बहुत हो गया है, लेकिन थोड़ा सा समय और चाहूंगा दोस्तों, है ना। 5 मिनट का समय दे दीजिए। पहली संस्था है दोस्तों उदंत मार्तंड। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है दोस्तों। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था दोस्तों? तो पहला समाचार था उदंत मार्तंड, है ना। ये कब प्रकाशित हुआ था? तो 30 मई 1826 को हुआ था दोस्तों। ठीक है, ये लेकिन कैसा समाचार पत्र था? हिंदी का तो था, पर प्रतिदिन नहीं होता था, सप्ताह में एक दिन निकलता था, साप्ताहिक था ये। मुख्यालय कहां से प्रकाशित होता था? कलकत्ता से। संस्थापक कौन थे, प्रकाशक कौन थे? पंडित जुगल किशोर शुक्ल। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, यहां आपको कंफ्यूज भी होना है, पर मैं कंफ्यूज नहीं होने दूंगा। आपसे पूछा जाए पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा है, तो उदंत मार्तंड। हिंदी का पहला पूछा जाए साप्ताहिक या दैनिक ना पूछा जाए, तब भी उदंत मार्तंड ही आपको लगाना आंसर। पर कभी पूछ लिया जाए हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था, समाचार सुधावर्षण था दोस्तों। 1854 में इसकी स्थापना हुई, या 1854 में प्रकाशित हुआ। कहां से? कलकत्ता से। और संस्थापक कौन थे, प्रकाशक कौन थे दोस्तों? संपादक श्याम सुंदर सेन थे। अगला है हिंदी भाषा संवर्धनी सभा। ये बाबू तोताराम वर्मा ने इसको बनाया था। 1874 में अलीगढ़ में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि सभा। ये भी बाबू तोताराम वर्मा ने बनाया था 1884 में प्रयाग में। नागरी प्रचारणी सभा महत्वपूर्ण है दोस्तों। 1893 में काशी में बनाई गई थी नागरी प्रचारणी सभा। उसके 3 संस्थापक थे, श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। इन तीनों नामों को याद रखना। ये जो त्रयी थी, 3 नाम थे, इन्होंने नागरी प्रचारणी सभा बनाई। हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में प्रयाग में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई दोस्तों। ठीक है, हिंदी साहित्य सम्मेलन। मदन मोहन मालवीय बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, हिंदी के लिए बड़ा काम किया मदन मोहन मालवीय ने। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी आपने बनाया। ठीक है, और हिंदी के लिए बड़ा काम गांधी जी ने भी किया था। तो इन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार संस्था बनाई 1915 में मद्रास में, 1915 में। ठीक है, और हिंदी विद्यापीठ भी आपने खुला। यहाँ 1915 नहीं होगा दोस्तों, 1927 होना चाहिए यहाँ पे। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार संस्था की स्थापना 1927 में हुई थी, जब गांधी जी के छोटे पुत्र देवदास गांधी दक्षिण भारत में मद्रास गए थे। तो ये भी पीडीएफ में आपको करेक्शन करके दे दिया जाएगा दोस्तों, 1927 होना चाहिए यहाँ पे। और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा में 1936 में गांधी जी की प्रेरणा से स्थापित हुई थी। तो ये कुछ प्रमुख संस्थाएं थी जो राष्ट्रभाषा या राजभाषा के संबंध में काम कर रही थी दोस्तों। यहाँ पर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। कुछ और है हालांकि दोस्तों, कुछ और संस्थाएं रह गई हैं। बम्बई विद्यापीठ भी है दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रभाषा प्रचार गुवाहाटी भी है, अखिल भारतीय हिंदी संस्था भी है दोस्तों, और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय 1997 में जो वर्धा महाराष्ट्र में खोला गया था। ये कुछ संस्थाएं हैं जो हिंदी के लिए काफ़ी काम कर रही हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ इसी आशा के साथ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी दोस्तों। जहाँ आपको कहीं कमी लग रही है, आप सीधे मुझसे जुड़कर मुझे बता सकते हैं दोस्तों, उसे इम्प्रूव किया जाएगा, निश्चित किया जाएगा दोस्तों। और आपको कहीं कोई डाउट होता है तो भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं दोस्तों, और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। जाते जाते मैं कहूँगा, है ना, कि आप अगर बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं एमपीएसआई के लिए, बढ़िया पढ़ना चाहते हैं एमपीटीईटी के लिए, और मध्य प्रदेश मुख्य पीएससी की मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हिंदी पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरा सब्सक्रिप्शन जरूर लें दोस्तों। और सब्सक्रिप्शन लेते समय एक प्रोमो कोड जो आपको मैं, जहां पे मेरा कर्सर अभी घूम रहा है दोस्तों, इसको जरूर लिख दें, AUP10। इतना लिख देने से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों। और निश्चित आप 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लें, और बहुत छोटी सी राशि चुका करके आप अनअकैडमी पर बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं दोस्तों। और निश्चित ही आप चयन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।